कहानी शुरू होती है एक नर्स को लेके। वो अपनी नर्स की नौकरी जिस तरीके से करती थी उस तरीके से और कोई भी लड़की नहीं करती थी, क्योंकि वो एक धार्मिक इंसान भी है। उसे एक ऐसी मरीज मिलती है जिसको देखभाल करनी थी। जो मरीज उसे मिलती है उस मरीज के शरीर में शैतान वश कर लिए थे और उसी को देखभाल करने के आखिर में वो नर्स किस तरीके से खुद को मारने पे उतर आती है। हमारी कहानी आज इसी के ऊपर। उस लड़की की नाम होती है मॉड। वो पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन एक रोज़ एक पेशेंट के साथ वो काम कर रही थी और उसी टाइम पे उसकी सांसें रुक जाता है। वो इतनी ज़ोर से प्रेशर देने लगी थी कि उस पेशेंट की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई और आखिर में उसे अस्पताल से निकाल दिया जाता है। और ये घटना के बाद ही वो मॉड बुरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि उसके मन में ये गहरी छाप छोड़ती है। वो एक धार्मिक इंसान बन जाती है, एक सेंट जो नर्स की नौकरी करते हैं। और दूसरे इंसानों की तरह मॉड के शरीर में भी बीमारी थी। इसके लिए वो हर रोज़ ही अपनी मेडिसिन लेती थी। जैसे कि उसके हॉस्पिटल की नौकरी छूट गई है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ जाती है, जो कंपनी उसे एक औरत को देखभाल करने की जिम्मेदारी देती है। जो मरीज किसी ज़माने में एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन ज़िंदगी की लत की वजह से उसे बीमारी पकड़ ली है। उस औरत की नाम होती है एमांडा। जिस दिन वो वहाँ पे जाके हाजिर होती है, वहाँ पे जो नर्स काम कर रही थी वो नौकरी छोड़ के चली गई। मॉड जाके उस औरत के साथ बातें करती है और जो भी काम करनी होती है वो सभी कुछ काम करती है। यानी उसे उसी घर के अंदर रहना होगा 24 घंटे। ज़रूरतमंद सभी चीज़ें उसे करना होगा, जैसे कि खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, यहाँ तक कि एमांडा को नहलाना भी होगा। मॉड सभी कुछ काम करती है। मॉड जानती है कि एमांडा एक भटकी हुई आत्मा है, इसलिए वो अपनी तरीके से उसे हमेशा ही सजेशन देने की कोशिश करती है। लेकिन एमांडा सुनती नहीं, क्योंकि जो आदत उसे मिल चुकी है उसे वो छोड़ नहीं पाई है। उसके हाथ में भी ज़्यादा दिन की वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही सिगरेट पीती है। और इसी तरीके से काम करते करते आखिर में एमांडा के साथ मॉड की एक अच्छी बॉन्ड भी बन जाती है। एक रोज़ काम की आखिर में रात को वो जैसे ही घूमने के लिए बाहर निकलने वाली होती है, तभी दरवाज़ा खोल के एमांडा के एक दोस्त अंदर आ गए। मॉड बाहर तो निकल जाती है, लेकिन मॉड की कोई भी संगी नहीं है। वो अकेली इसी शहर में रहती है, ना उसके कोई दोस्त है ना उसके कोई रिश्तेदार है। वो कॉफ़ी शॉप में बैठ के अकेले ही नाश्ता करती है और आखिर में अपने घर में लौट आती है जहाँ पे वो काम करती हैं। एमांडा तभी मॉड को कही कि मेरे पास बैठो, तुमसे बातें करनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से मॉड जितना अपनी ओर से हो सके वो एमांडा को अपनी हॉस्पिटलिटी देने की कोशिश करती रही। एक रोज़ रात को वो अपने किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी। उसी टाइम पे उसके शरीर में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिसकी वजह से उसकी मुंह खुल गई, आंखें बड़ी हो जाती हैं। मॉड खुद भी नहीं जानती कि उसके शरीर में शैतान की प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी ईश्वर के लिए आराधना करते हैं उसके पीछे शैतान लग जाते हैं। और उसी टाइम पे दरवाजे में टोका पड़ती, वो जाके खोलते ही एक लड़की अंदर आ जाती है जिसकी नाम कैरोल। उसे बुलाई है खुद एमांडा ने। इसके बाद रात निकल के सवेरा होते हैं और सवेरे में एमांडा के पास में मॉड बैठ के उसे कुछ धार्मिक बातें बताती हैं और प्रार्थना की आखिर में उसे कहती हैं, क्या तुम महसूस कर पा रही हो ईश्वर हमारे ही आसपास मौजूद है। एमांडा अपने मुंह में हंसी लेके कहती है, हाँ मैं भी महसूस कर पा रही हूँ। फिर एमांडा मॉड की हॉस्पिटलिटी से इतनी खुश होती है कि वो अपनी ही लिखी गई एक बुक में कुछ वाक्य लिख के उसे देती है, जहाँ पे लिखा हुआ था, मॉड तुम मेरी सेवियर हो, क्योंकि मॉड की हॉस्पिटलिटी उसे बहुत ही पसंद आई थी। और उसी रात को दोबारा वो कैरोल आ गई थी, क्योंकि एमांडा एक शोबिज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसके साथ उसकी एक संबंध जुड़ी हुई है। और उसी रात को मॉड को पता चलता है वो कैरोल दरअसल किस लिए एमांडा से मुलाकात करने आती है। फिर बाद में जब कैरोल किचन में आती है और उसी टाइम पे मॉड उसे पकड़ के अच्छी तरीके से समझाती है कि एमांडा की शरीर बिल्कुल ही ठीक नहीं है, इस तरीके की हालत उसे और भी बीमारी की ओर खींच ले जाएगी, इसीलिए तुम दोबारा यहाँ पे कभी भी मत आना और तुम ये बातें एमांडा को भी नहीं बताओगे।
तब तक सवेरा हो गया था। कैरोल वहां से निकल जाती है और पूरे दिन में एक बार भी एमंडा के पास फोन कॉल नहीं आती है। फिर शाम होती है और शाम के दौरान मॉड तैयार होकर बाहर निकलती है खुद की मन को खुश करने के लिए। और उसी टाइम पे बाहर सड़क के ऊपर उसकी दोस्त के साथ मुलाकात हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों पहले एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। मॉड की दोस्त की नाम होती है जॉय, जो इसी शहर में एक और प्राइवेट नौकरी करती है, वो भी एक नर्स है। फिर दूसरे दिन सवेरे होते ही मॉड खाना तैयार करके एमंडा को पेश करती है और उसी टाइम पे उसके फ़ोन में फ़ोन आती है और कोई नहीं किए थे, वो कैरोल ने ही फ़ोन किए थे। फ़ोन के बाद आखिर में मॉड को कहती है कुछ चीज़ें लाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती है। शाम के दौरान वो सभी चीज़ें लाती हैं। वो जैसे ही घर के अंदर आती है देखी घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि इसी दिन में एमंडा की बर्थडे है। यानी एमंडा के घर में पार्टी चल रही थी, जहाँ पे कैरोल भी आई हुई थी। मॉड की आंखों में एक गंभीर छाप पड़ती है, क्योंकि वो धीरे धीरे एमंडा को ईश्वर के करीब ले जाना चाहती है, लेकिन एमंडा सुन नहीं रही। बात तो तब आगे बढ़ जाती है जब यहाँ पे कैरोल एमंडा को सब कुछ बता देती है मॉड के बारे में। और इसी पार्टी में एमंडा मॉड को बेइज्जत करती है और गुस्से में आके एमंडा को थप्पड़ मार के वो निकल जाती हैं। ये बातें एजेंसी को मालूम चलते ही एजेंसी वाले मॉड को एमंडा के घर से नर्स की नौकरी से बर्खास्त कर दिए। दोबारा मॉड को उसकी नौकरी से निकल जाने के बाद ही उसके मन में जो विश्वास थी ईश्वर के लिए, वो डगमगा जाती है, क्योंकि वो जब से ईश्वर के ऊपर यकीन करने लगी है तब से उसे सफलता अभी तक नहीं मिली है। वो हर रोज ही इसी के बारे में सोचती है। वो कभी कभार पास वाली समुद्र के बीच में जाके वो खड़ी रहती है। क्या ईश्वर उसे नहीं चाहते हैं? उसने अपने ईश्वर के लिए बहुत से काम किए। इतने में मॉड एक रोज बीच में खड़ी हुई थी और उसी टाइम पे बीच में घुमाने के लिए एमंडा को एक और नर्स लेके आती है व्हील चेयर में, क्योंकि मॉड छोड़ने के बाद ही एजेंसी वाले दूसरे नर्स को फिट कर दिए थे। ये देख के मॉड की मन में और भी ज्यादा घृणा आती है, क्योंकि वो एमंडा के लिए अच्छी तरीके से जितनी सुलूक हो सके वो करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसे क्या मिली? व्यर्थता। और अपने मन में इसी घृणा को लेके उसी रात को क्लब में जाके हाजिर होती है, जहाँ पे वो पहले कभी नहीं गई थी। वो पूरी तरीके से पीती है, टल्ली होती है, थोड़ी सी बेइज्जत भी होती है और आखिर में अपनी अपार्टमेंट में लौट आती है। जैसे कि मॉड एक धार्मिक इंसान है, इसीलिए वो जितना भी ईश्वर के ऊपर अपनी मन को बदल लेती है, लेकिन उसके मन में तभी भी ईश्वर के लिए जगह थी और इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में लौट आने के बाद भी अपने ईश्वर को कहती है मुझे गाइड कीजिए। और इसी टाइम पे उसके शरीर में दोबारा वही शक्ति आ जाती है और पेट के अंदर जितने भी दारू थी और पीने की चीज़ें थी सभी कुछ निकल जाती हैं। उसके शरीर में एक बहुत ही ज़्यादा शहरन खिल जाती है और आखिर में वो हवा में तैरने लगी। यानी यहाँ पे मॉड के साथ जो भी होती है वो मान लेती है कि ईश्वर उसे दोबारा अपने रास्ते पे लाती है। सवेरा होते ही वो खुद को पवित्र करती है नहा के, फिर खुद को चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो ईश्वर को ब्लेम की थी, इसलिए वो अपने जूते के अंदर कांटा डाल के उसके ऊपर अपने पैर रख के चलती है। और आखिर में जब रात होती है, रात के दौरान अपने लैपटॉप में एमंडा के बारे में सर्च करती हैं और उसके मन में लगने लगा कि उसे दोबारा एमंडा के घर में जाना चाहिए। लेकिन वो अब इस समय में ऐसे ही एमंडा के घर में नहीं जा सकती। वहाँ पे जाने से पहले उसके पास जो नर्स रहती है उसके साथ मुलाकात करनी होगी, इसलिए दूसरे दिन ही वो नर्स को अपनी आंखों में रखती है। एक रोज नर्स जैसे ही समुद्र के किनारे बीच की एक बेंच के ऊपर बैठी होती है, वहाँ पे मॉड जाके बातें करती है, एमंडा के बारे में पूछती है। वो नर्स कहीं उसके पास और ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी औरत है। हम दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छे रिश्ते भी बन गई हैं। बातचीत की आखिर में वो नर्स अपनी नाम बताती है ईश्वर। जैसे ही वो मॉड की नाम पूछती है, मॉड वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर रात को वो अपने बिस्तर में सोई हुई थी और उसी टाइम पे उसे अपनी दीवार में लगाए गए क्रॉस के अंदर से आवाज़ें आती है, यानी उसके ऊपर रेवलेशन होने लगी थी। खुद ईश्वर आके उसे अपने शरण में लेने की बातें कहती हैं। तुम्हें चुन लिया गया, तुम अपनी धार्मिकता को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमाण कर चुके हो, तुम आखिरी कसौटी को पार करो। लेकिन तभी मॉड कहा मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे क्या करना होगा? ईश्वर कहा तुम जानती हो।
फिर सवेरा होती है और खुद को तैयार कर रही होती है और उसी टाइम पे उसके दोस्त जॉय वहाँ पे पहुँच जाती हैं। एजेंसी वालों से उसकी एड्रेस लेके आई हैं उसके साथ मुलाकात करने। काफ़ी देर तक बातचीत होती है। हाल खबर लेने के बाद मॉड उसे अपने घर में जाने के लिए कह दिए। जॉय जाने के बाद ही मॉड खुद को तैयार करती हैं एक नन के रूप में, जो अपने शरीर में चद्दर को ओढ़ के गले में एक माला को डाल के तैयार हो गई। और मौका देख के रात के दौरान ही जैसे ही वो ईस्टर उस घर से निकल जाती है वो एमेंडा के घर में घुस गई। फिर मॉड एमेंडा के सामने जाती है। एमेंडा भी खुश होती है, लेकिन मॉड तो आई है एमेंडा को सही सड़क पे लाने के लिए। काफ़ी देर तक बातचीत होती है और आखिर में एमेंडा को ईश्वर के बारे में बताते ही वो कही, तुम जिस दिन मुझे लेके प्रार्थना की थी मुझे उस दिन हकीकत में कोई भी महसूस नहीं हुई थी, मैं झूठ कहा था। ये बातें सुनते ही मॉड वहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाती हैं। इतने में एमेंडा मॉड की मुंह देख के अपने मुंह पे हंसी लाती है और वो जोर से हंसने लगी। मॉड जैसे ही कहती है तुम एक शैतान हो, और उसी टाइम पे एमेंडा के शरीर में शैतान हावी हो के अपने रूप को बाहर निकाली। मॉड को बिस्तर के ऊपर से दूर दीवार में फेंक देती है। मॉड समझ गए थे कि एमेंडा के शरीर में शैतान आ चुकी है और इसीलिए टेबल के ऊपर रखी सर्जिकल कैंची को लेकर सीधे एमेंडा के ऊपर हमला करती हुई आखिर में उसे मार देती हैं। और एमेंडा के खून मॉड की पूरे मुंह पे लिपट गई। और ये काम करने के बाद ही मॉड और भी ज्यादा बौखला जाते हैं। फिर उसी रात को मॉड अपने अपार्टमेंट में लौट आती हैं। पूरी रात ही वो ईश्वर की आराधना करती रही, लेकिन सवेरा होने के बाद ही एक पॉलीथीन में कुछ केमिकल को लेकर सीधे हाजिर होती है बीच के सामने, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। और उन्हीं लोगों के सामने मॉड अपने शरीर में उन केमिकल को डाल देती है जो अल्कोहल थी। और अपने हाथ में माचिस को देखे जैसे ही वो आग जलाती है उसकी पीठ के पीछे से दो पंख निकल जाते हैं, जहाँ से रोशनियां प्रतिफलित हो रही थी। मौजूदा सभी लोग ये नज़ारे देख के नीचे झुक पड़ते हैं, क्योंकि उनके सामने साक्षात एक फरिश्ते आ गए हैं। लेकिन हकीकत में मॉड के शरीर में जो आग लगी थी वो उसके शरीर को जला रही थी। और उसी टाइम में ऊपर आसमान से एक बिजली आती है, बादल को भेद के आवाजें सुनाई देते हैं, अब हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर में क्या मॉड अपने ईश्वर के पास वापस जा पाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हकीकत की दुनिया में जो भी खुद को जलाती है या फिर खुद को डिस्ट्रैक्शन करती है वो कोई सही इंसान नहीं है, क्योंकि उसे कहा जाता है मेंटली पेशेंट। मॉड अपनी दुनिया में खोई रहती थी और उसके दिमाग में भी डिप्रेशन आ गई थी, यहाँ तक कि वो इंटेंशनली अपने गुस्से के ऊपर काबू खो के एमेंडा को थप्पड़ भी मारी थी। हमारी ज़िंदगी में हम जिसको भी अच्छी सड़क पे या फिर अच्छी राह पे लाने की कोशिश करते हैं वो दरअसल हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उस शख्स के लिए या फिर उस पर्सन के लिए वो सही नहीं होती। अगर हम किसी को अच्छी बातें कहने जाते हैं तो हमें शांत रहना होगा, ताकि इसलिए जिसको भी आप अपनी बातें सुनाने जा रहे हैं वो आपकी बातों को धैर्य से सुन सके।